ट्रंप टैरिफ और व्यापार पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ट्रंप के आर्थिक हमलों के बीच भारत ने दुनिया को एक मजबूत और संतुलित संदेश दिया है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। यानी टैरिफ से वैश्विक मंच पर मची हलचल के बीच ट्रंप की चाल उल्टी पड़ने लगी है। अब भारत, रूस और चीन एक मजबूत तिकड़ी बन रहे हैं। क्योंकि जब अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिए, तब भारत ने सिर्फ व्यापारिक नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने पत्ते खोल दिए। मोदी सरकार की हालिया कूटनीतिक गतिविधियां बताती हैं कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वैश्विक मंच पर सक्रिय रणनीति अपनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की रूस में व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और भारत आने का न्योता, इसके साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ पीएम मोदी की फोन पर बातचीत, ये तीनों घटनाएं भारत की सधी हुई रणनीति का हिस्सा है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति बौखला चुके हैं। Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. ऐसे में भारत अब वेट एंड वॉच की नई नीति से बाहर निकल करके लीडर एक्ट की भूमिका निभा रहा है और दिल्ली में बैक टू बैक मंथन चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि इस बार बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहले राहुल गांधी, तो अब 25 दलों का मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है और संसद के बाहर वोट चोरी के आरोप में विरोध प्रदर्शन करती प्रियंका गांधी नजर आई। इस प्रदर्शन की खास बात ये रही कि तमाम पार्टी के सांसद पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के बैनर लिए हुए थे और बिहार के बहाने चुनाव आयोग पर सीधा सीधा निशाना साध रहे थे। क्योंकि जिस लड़ाई की शुरुआत बिहार में एसआईआर के विरोध से हुई, वो अब तमाम राज्यों तक पहुंच चुकी है। बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन मामले पर संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। खुद प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं और देश को जवाब देने की मांग कर रही हैं। पूरा देश ये कह रहा है कि चुनाव आयोग अच्छी तरह से जांच करे और तब बुलाए। बगैर जांच किए कुछ नहीं कह सकते। कोई सबूत दे रहा है आपको, तो उसको ले जांच करें और देश को बताएं कि क्या हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार और चुनाव को घेरने के लिए इससे पहले 25 दलों की बैठक हो चुकी है। 25 पार्टियों के 50 नेताओं ने रणनीति बनाई है। ईसी और सरकार को घेरने का मकसद है। साथ ही सदन में एसआईआर पर चर्चा के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। यानी बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर तनाव काफी बढ़ चुका है और हर मंच से विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। इसकी पहली झलक कल रात दिल्ली में विपक्ष की बैठक में देखने को मिली। दूसरा ट्रेलर आज कर्नाटक में दिखा, जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सबूतों के साथ साथ दूसरी स्ट्राइक की। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे के साथ चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लग रहा है आपने हर कार्यक्रम और हर दौरे में इस मुद्दे पर राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से मुखर रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन के लिए अब आगे की रणनीति भी शायद तय हो गई है और यही दिख रहा है राहुल के कर्नाटक दौरे में। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के नेताओं को वोटर लिस्ट पर प्रेजेंटेशन देने वाले राहुल गांधी अपने मिशन पर निकल पड़े हैं और उनका पहला पड़ाव बना कांग्रेस शासित कर्नाटक, जहां उन्हें आर वोट, आर राइट, आर फाइट नाम से आयोजित रैली को संबोधित किया और चुनाव आयोग पर जोरदार निशाना साधा। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राहुल ने यहां एक बार फिर चुनाव आयोग को सीधी चुनौती दे डाली। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में 1 लाख वोट काटे जाने का भी आरोप लगाया। हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत में अपना नेटवर्क फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। भारत में आतंकी कैंप लगाने की जुर्रत कर रहे थे। ठीक वैसा ही आतंकी कैंप जैसे कैंप में कसाब जैसे दहशतगर्द को ट्रेनिंग मिली थी और इसके लिए देश के कोने कोने से आतंकियों की भर्ती भी होने वाली थी। अधिकारियों ने दावा किया है इसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया में रिवाइविंग इस्लाम नाम से एक ग्रुप भी चलाया जा रहा था। लेकिन यूपी में मुस्तैद योगी फोर्स ने आतंकियों के नापाक मंसूबों को एक्सपोज कर दिया और आतंकवादियों के फैलते नेटवर्क को पनपने से पहले ही जमींदोज कर दिया। दरअसल ठट्टा जैसा आतंकी कैंप भारत में बनाने का प्लान था, जिसमें आतंकी कसाब को ट्रेनिंग मिली थी। ठट्टा जैसे कैंप में 10,000 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जानी थी। साथ ही कैंप में अजमल कसाब की तस्वीर लगनी थी।
इतना ही नहीं, भारत के युवाओं को जाल में फंसाकर आतंकियों की ट्रेनिंग दी जानी थी। ये कहा जा रहा है कि इसमें 10,000 युवाओं की जो फौज है, जो लोकल लेवल पर जो कसाब की तरह ही जो है जिहाद और जो शरिया कानून लाने की जो बात लगातार कर रहे हो, उनको जो है जोड़ने की बात की आई थी। सोशल मीडिया ग्रुप से खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सदस्य एक्टिव थे। 4 एडमिन में 1 पाकिस्तानी था और 3 भारतीय थे। ऐसे में अब यूपी एटीएस की टीम अमरोहा से अजमल अली के बाद तमाम साजिशकर्ताओं की तलाश में है। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर के पास बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। ऑपरेशन 130 के तहत अवैध निर्माण और अतिक्रमण और गैरकानूनी धार्मिक ढांचों को हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम और पुलिस ज्वाइंट अभियान चला रही है। हर उस स्थान पर कार्रवाई हो रही है जहां सरकारी जमीन पर कब्जा है या फिर बिना अनुमति के निर्माण कर लिया गया है। टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और मौके पर पहुंचते ही बुलडोजर गरज रहा है। तस्वीर भले ही अलग अलग जिलों की है, लेकिन एक्शन एक जैसा है और मकसद साफ है। अवैध निर्माण या अतिक्रमण जहां, बुलडोजर एक्शन वहां। इस एक्शन के पीछे सबसे खास बात यह है कि जिले नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहां योगी सरकार के बुलडोजर ने बिना रुके बिना थमे अपना वार किया। बीते 60 दिनों की अगर हम बात करें तो 130 अवैध निर्माण जमींदोज किए गए। ये कार्रवाई यूपी के उन 7 जिलों से की गई है जो नेपाल बॉर्डर से लगे हैं। श्रावस्ती में 37 अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फिर महाराजगंज में 31, बलरामपुर में 21, सिद्धार्थनगर से 21, बहराइच में 15, लखीमपुर खीरी में 3 और पीलीभीत में 2 अवैध निर्माण गिराए गए। ये तस्वीरें बहराइच की हैं जहां अभी हाल में बुलडोजर का एक्शन हुआ। देखिए आप, अवैध अतिक्रमण का नामो निशान तक मिटा दिया गया। वहीं महाराजगंज में अवैध मदरसे पर भी इसी तरह का एक्शन हुआ। कैसे 2 बुलडोजर बारी बारी से कार्रवाई कर रहे हैं, ये तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़क स्वभाव से तो सभी वाकिफ हैं। एक बार जो वो ठान लेते हैं वो पूरा करके मानते हैं। अपराधी हो या काम ना करने वाले अधिकारी हो, सभी योगी आदित्यनाथ के गुस्से से और जिद को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बच्ची की जिद के आगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नहीं चली और उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। और सीएम योगी को मिठाई खानी पड़ी। पहले सीएम योगी मिठाई खाने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक तो बच्ची की जिद, उस पर से रक्षाबंधन का कार्यक्रम। बच्चियों से राखी बंधवाने के बाद योगी को इन बच्चियों की बात माननी ही पड़ी। भाई बने सीएम योगी ने बच्ची के आग्रह करते ही मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में खा लिया। डिप्टी सीएम ने भी दूसरी बच्ची के हाथों से मिठाई खा ली, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़ते हैं। काकोरी में महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से आयोजित राखी पर्व कार्यक्रम में दोनों शामिल होने पहुंचे थे, जहां दोनों ने छोटी बच्चियों से राखी बंधवा करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और उन्हें दुलार करते हुए चॉकलेट मिठाई समेत कई तरह के गिफ्ट दिए। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े मामलों के एक के बाद एक खुलासे के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने हिंदू बहनों की रक्षा का संकल्प ले लिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद समेत कई संगठनों ने रक्षाबंधन के मौके पर एक अभियान शुरू किया है ताकि हिंदू बहनों को ऐसे रैकेट के प्रति जागरूक किया जा सके और उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कारों से दूर जाने से रोका जा सके। कलाइयों पर बांधे जा रहे ये रक्षा सूत्र सिर्फ रंग बिरंगी राखियां भर नहीं है, ये है सनातन कवच जो करेगा धर्मांतरण रैकेट से हिंदू बहन बेटियों की रक्षा। लखनऊ में स्कूली बच्चियों के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया और एक संदेश भी दिया। आने वाले समय में जो भी हमारे हिंदू सनातनी भाई लोग हैं, कम से कम इतना तो सतर्क हो जाए कि अपनी रक्षा कर सके और हमारे भाई बहन जहाँ भी जरूरत पड़ेगी विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनके कंधे से कंधा मिला करके कार्य करेगा। सनातन रक्षा सूत्र बंधन के नाम से शुरू की गई इस पहल को प्रदेश भर में कई स्तर पर ले जाने की योजना है। बिहार में एक बार फिर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पवन सिंह अपने क्षेत्र में महिलाओं के बीच पेड़े बांटते हुए दिखाई दिए, जिससे कयास लगाए जाने लगे कि लोकसभा के बाद पवन सिंह बिहार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं को पेड़ा बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों को बुला बुला कर पेड़ा खाने के लिए भी कह रहे हैं। यही नहीं, 4 अगस्त को भी पवन सिंह बाढ़ पीड़ित लोगों से मिलने के लिए पूरे काफिले के साथ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को पवन सिंह के आने की खबर मिली, भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। बारिश और सड़क पर पानी होने की वजह से समर्थक तो नहीं रुके। हालात ये हो गए कि पवन सिंह को बाढ़ पीड़ितों से बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस प्रशासन भी चुनाव को हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण बनाने की अपनी रणनीति को अमल में लाने में जुटा हुआ है। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनाव की बाजी अपने बाहुबल यानी गोला बारूद और बम से पलटने की जुगत में दिख रहे हैं। बम और गन बनाने वाले इन दहशतगर्दों के ऐसे ही एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है जमुई पुलिस ने, जहां पुलिस को मिले हैं भारी संख्या में हथियार और साथ में हथियार बनाने वाले औजार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस को 3 ठिकानों पर मिली अवैध हथियार बनाने वाली मिनी गन फैक्ट्री। पुलिस ने जब इन ठिकानों पर गहन तलाशी ली तो पुलिस के होश उड़ गए। छापेमारी में 3 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा तो हुआ ही, इन ठिकानों से 5 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने मौके से 27 अर्धनिर्मित, 2 निर्मित पिस्टल और कारतूस के साथ कई तरह की मशीनें बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 मुंगेर के जबकि 2 कोलकाता के रहने वाले हैं, जबकि रॉ मटेरियल और हथियारों का सप्लायर फरार है। गाजियाबाद पुलिस ने नवजात और शिशुओं की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चों को बेचने के लिए प्लॉट नाम के कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस गिरफ्त में खड़े आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उनका नेटवर्क मुरादाबाद, अमरोहा, दिल्ली से लेकर नेपाल और जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। गैंग अस्पताल कर्मियों की मिलीभगत से नवजातों को गायब कर लेता था। गिरोह गोरे रंग के बच्चों को 1.5 से 2.5 लाख रुपए में बेचता था, जबकि सांवले बच्चों की कीमत कम होती थी। आरोपी अफसर अली, नावेद, स्वाति उर्फ साइस्ता और संध्या को पुलिस ने धर दबोचा और इनके कब्जे से एक नवजात को भी बरामद किया। गिरोह की महिला सदस्य संध्या ने पूछताछ में बताया कि मुरादाबाद की एक नर्स ने गोरे बच्चे के लिए 2.5 लाख रुपए की पेशकश की थी। हालांकि समय पर पार्टी न पहुंचने के कारण बच्चा अमरोहा की दूसरी महिला को 1.5 लाख में बेच दिया गया। ट्रोनिका सिटी पुलिस आगे इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सब्जियों की कीमतें बेकाबू हो रही हैं। लगातार हो रही बारिश और कई जिलों में आई बाढ़ के चलते सप्लाई चेन पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। खेतों में फसलें खराब हो रही हैं, कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट भी ठप हो गया है। नतीजा ये है कि टमाटर, आलू, प्याज से लेकर हरी सब्जियों के दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। ये सिर्फ सब्जियां नहीं बल्कि आम आदमी की थाली से दूर होती जरूरतें हैं। उत्तर प्रदेश से बिहार तक सब्जी मंडियों में महंगाई ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग खरीदने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। अब जैसे जो एक किलो टमाटर लेते थे वो कोई 100 ग्राम लेता, कोई 250 ग्राम, आधा किलो से ऊपर कोई नहीं लेता है, क्योंकि अब इतना रेट बढ़ गए हैं तो लोग कम से कम ले जा रहे हैं। हरी सब्जियां भी पीछे नहीं है। लौकी, तोरई, भिंडी, परवल जैसी सब्जियां अब 100 का आंकड़ा छूने को बेताब है। दुकानदारों का कहना है कि बाढ़ बारिश की वजह से खेतों से सब्जियां आ नहीं रही और जो आ भी रही हैं वो खराब हो चुकी हैं। टमाटर 60 से 80 रुपए किलो, आलू 40 से 50 रुपए किलो, प्याज 50 से 60 रुपए किलो, भिंडी 40 से 60 रुपए किलो और परवल भी 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। बारिश लगातार हो रही है जिसका असर सीधे तौर पर सब्जियों पर के दामों पड़ा है और आम आदमी की जेब पर भी ये बारिश जो है वो असर डाल रही है। कुल मिलाकर मानसून की मार ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। न सिर्फ आम आदमी परेशान है बल्कि सब्जी बेचने वालों को भी भारी नुकसान हो रहा है। उत्तरकाशी के धराली में अब तक आपने जो देखा वो तबाही का सिर्फ एक पहलू था, लेकिन असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा भयावह और दिल दहला देने वाली है। यहाँ कुदरत ने जो जख्म छोड़े हैं वो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों और जिंदगी पर गहरे निशान बनकर उभरे हैं। हर तरफ मलबा, बर्बादी और सन्नाटा पसरा है। इंसानी बेबसी और मजबूरी की चीखें इन वीरान पहाड़ियों में अभी भी गूंज रही हैं। हालात ऐसे हैं कि धराली अब एक डरावने मंजर में तब्दील हो चुका है। यहाँ कुदरत ने जो कहर बरपाया है वो शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। सब कुछ एक झटके में तबाह हो चुका है और जो कुछ बचा है वो बारी बारी से उसी मलबे में समा रहा है। उत्तरकाशी के धराली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। ऊंचे ऊंचे मोबाइल टावर जमींदोज हो रहे हैं। पूरा इलाका अब वीरान और सुनसान नजर आ रहा है। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ मलबा और सिर्फ खामोशी और कोने कोने में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। धराली में कुदरत की ये मार इतनी भारी पड़ी है कि लोग अब यहाँ से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। कई लापता हो गए, जो बचे उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन चुनौती अब भी बरकरार है क्योंकि धराली अब भी अपनी बर्बादी के जख्म समेटे उम्मीद में है। आखिर कब मौत के बादल इस गांव के ऊपर से छटेंगे? आखिर कब सब कुछ पहले की तरह होगा? उत्तरकाशी के धराली में तबाही के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हर पल पहाड़ों से खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम और तमाम एजेंसियां जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही हैं।
लापता लोगों की तलाश अब आसमान से की जा रही है। ड्रोन की मदद से पहाड़ों की हर छोटी हर दरार को खंगाला जा रहा है। उम्मीद की किरण अभी बाकी है और इसी उम्मीद में एनडीआरएफ की टीमें ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं। चट्टान के नीचे इंसानी जिंदगी के दबे होने की उम्मीद है। ऐसे में जवान एक एक पत्थर हटाकर जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। लेकिन चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ अब भी दरक रहे हैं। जमीन कभी भी खिसक सकती है। धराली में ऑपरेशन जिंदगी अपने सबसे मुश्किल दौर में है। ऐसे में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। यहाँ हर मिनट हर सेकंड एक नई चुनौती है, जिसके लिए सेना से लेकर एनडीआरएफ के जवान मुस्तैद हैं। बहुत सफल ऑपरेशन रहा। लगभग 400 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है। आज भी सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी है। धराली में हालात बेहद संवेदनशील है, लेकिन राहत और बचाव में लगी एजेंसियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं और इसके चलते MI-17 हेलीकॉप्टर वापस देहरादून लौट आया है। हालांकि चिनूक हेलीकॉप्टर ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए, आसमान पर छाए काले बादल और इन्हीं बादलों के बीच MI-17 फंस गया। ये हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के लिए धराली पहुंचने वाला था, लेकिन तेज हवाओं और घने बादल इतने खतरनाक हो गए कि पायलट को देहरादून लौटना पड़ा। ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं और इसी तरह का मौसम अचानक होने की वजह से जो सेना का हेलीकॉप्टर है MI-17 वो उत्तरकाशी जा रहा था और उसको फिलहाल वापस उड़ान भरनी पड़ी है। लेकिन जैसे ही आसमान साफ हुआ, चिनूक हेलीकॉप्टर मैदान में उतर गया। चिनूक ने इलाकों में राहत का सामान पहुंचाया और फंसे लोगों को सुरक्षित देहरादून लाने का काम शुरू किया। तेज हवाएं, ऊंची चोटियां और हर पल बदलता मौसम, यही वो चुनौती है जो उत्तरकाशी के धराली में राहत मिशन को रोक भी रही है और परख भी रही है। उत्तराखंड के धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को वहां मौजूद एक महिला ने साड़ी का किनारा फाड़कर राखी बांध दी और उस राखी को देखकर मुख्यमंत्री धामी भी खुद को रोक नहीं पाए और भावुक नजर आए। क्योंकि ये राखी भरोसे की थी, अपनत्व की थी, उस रिश्ते की थी जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है। और यही वजह है कि राखी के बंधने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ये सारा वाकया उस वक्त हुआ जब सीएम धामी धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी एक महिला उनके पास पहुंच गई। उसने अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर बांध दिया, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। खुद मुख्यमंत्री धामी अपने को रोक नहीं पाए और भावुक नजर आए। इस दौरान महिला ने सीएम धामी को आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने भी उनका हाथ थामते हुए आश्वस्त किया कि एक भाई के रूप में वो हर परिस्थिति में आपदा से प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे। धराली की तबाही हर किसी ने देखी थी। पूरे के पूरे गांव साफ हो गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए। उन्हीं लापता लोगों में एक परिवार जब अपनों से मिला तो फिर लिपट कर रोने लगा। ऐसा लगा सालों से बिछड़े हुए थे, क्योंकि धराली में आई तबाही ने कई घरों को चंद सेकंड में उजाड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग सैलाब के साथ बह गए, जिनका कई दिनों तक पता नहीं चल सका कि वो है कहां, जिंदा भी है या नहीं। लेकिन सेना ने लापता लोगों को बचाकर जब उनके परिवार से मिलवाया तो अपनों को देखकर परिवार गमगीन हो गया। हर कोई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगा। लोगों को रोता देख वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी भी खुद को रोने से रोक नहीं पाई और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। धराली में आई तबाही में लापता हुए लोगों ने अपनी आपबीती बताई। नहीं है, हमारा घर नहीं है, कुछ नहीं, सब पूरा बह गए। परिवार मेरे ऊपर था, छत में उधर बाढ़ आ गया। हमने सोचा कि भूकंप आ गया, उनके हिल आता है मकान। धराली में आई तबाही ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अब तक लापता सैकड़ों लोगों को उनके परिवार के पास पहुंचा दिया गया है। उत्तरकाशी के धराली में त्रासदी के बाद भारी तबाही मची। चारों तरफ बर्बादी का मलबा पसरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें दिन रात एक कर रही हैं और बिना रुके काम में लगी हुई हैं। राइट करो नवीन, राइट करो, कैमरा को राइट करो पूरा। और लापता लोगों की तलाश जारी है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। मलबे में हाईटेक उपकरणों की मदद से जिंदगी की तलाश की जा रही है। हाईटेक गैजेट की सहायता से क्षतिग्रस्त घरों के मलबे को चेक किया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों की भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मलबे के बाद अब आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे पुष्कर धामी का कहना है कि हेली सेवा MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की मदद से सुबह से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। सीएम धामी ने कहा कि बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाएं भी जल्द बहाल होंगी और सड़कें भी दुरुस्त की जा रही हैं। धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और पुनर्निर्माण की जंग अभी जारी है। उत्तराखंड के धराली में जल प्रलय से हुई तबाही के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत कार्रवाई की। ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया और राहत कार्यों की खुद समीक्षा की। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री ने दिया। रेस्क्यू की 3 तस्वीरें देखिए। पीड़ितों के बीच सीएम धामी मौजूद हैं तो मलबे में तब्दील घरों में जिंदगी की तलाश जारी है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए पीड़ितों से मुख्यमंत्री धामी की ये मुलाकात। आप आ गए यहाँ पर, है ना, सब सुरक्षित है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेने आए ना आप लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दर्द को समझा और पीड़ितों को महसूस भी कराया कि सरकार मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। जल प्रलय से तबाह धराली की सिसकियां भी मलबे में रूंध गईं। आपदा से करहाते क्षेत्र में सड़कों का नाता भी टूट गया। इसके बावजूद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। मलबे में दबे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही पीड़ितों को राहत देने के लिए हर मुमकिन व्यवस्था की जा रही है। देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक पूरा तंत्र सक्रिय नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बारिश की रफ्तार जरूर थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन एक दूसरा खतरा सिर उठाए खड़ा है और वो है पहाड़ों के दरकने की रफ्तार, जिसकी वजह से पहाड़ों पर जोखिम लगातार बना हुआ है और इसका असर कई प्रमुख मार्गों पर भी देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड का दौर जारी है। यहाँ बीते 2 दिनों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है, जिस वजह से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है और यात्री जगह जगह रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड है और बद्रीनाथ हाईवे का करीबन 50 से लेकर 100 मीटर का हिस्सा पूरा ये लैंडस्लाइड में जो है ध्वस्त हो चुका है और लगातार जो NH की जो मशीनें हैं वो लगातार हाईवे खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी समस्या इन रास्तों को खोलना भर ही नहीं है, बल्कि रुक रुक कर हो रहे भूस्खलन है, जो इस मार्ग पर कब जानलेवा बन जाए कोई नहीं जानता। उत्तरकाशी के धराली में कहां से आपदा आई, कितना नुकसान हुआ, उत्तरकाशी से जी संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। उत्तरकाशी के धराली गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। जी मीडिया सड़क से नदी पार करते हुए पैदल मार्ग से हमलोग यहां पहुंचे हैं ताकि हर वो हकीकत पता चल पाए कि किस तरह से यहां नुकसान हुआ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये पूरा दलदल में बदल चुका है। धराली बहुत खूबसूरत था, तस्वीरों में, वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत इलाका था। सेब के बगीचों से भरा क्षेत्र था। पर्यटन के लिहाज से बहुत ज़्यादा संभावनाओं वाला क्षेत्र था। बड़े पैमाने पर पर्यटक यहाँ रुकते थे, जो गंगोत्री के लिए आते थे, जो हरसिल के लिए आते थे। इस पूरे क्षेत्र में आप देखिए बहुत सुंदर लकड़ियों की नक्काशी, लकड़ियों के बने हुए घर, बहुत शानदार घर बने हुए थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ आपदा का मंजर है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की मार अब लोगों की जान पर बनाई है। कुल्लू मंडी हाईवे पर भूस्खलन ने आज तबाही मचा दी। पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं और इससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस खतरनाक मंजर के बीच लोग जान हथेली पर रखकर सड़क पार कर रहे हैं। जो वीडियो सामने आया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि उन्हें इसी रास्ते से अपने गंतव्य तक पहुंचना है। ऐसे में लोग मौत के साए में अपनी गाड़ियां आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कैसे पत्थरों की बारिश के बीच वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन की ओर से रास्ता बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन कई स्थानों पर ना तो पुलिस है, ना कोई बैरिकेडिंग। लोग रिस्क लेकर खुद ही फैसला कर रहे हैं। लैंडस्लाइड के बीच जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोगों की हिम्मत भले ही हैरान करती हो, लेकिन ये हालात सिस्टम की लापरवाही को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में तो बारिश का पानी भरने से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। क्योंकि यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए।
जिससे सड़क से गुजर रही बैलगाड़ी देखते ही देखते में सैलाब में डूब गई। सिर्फ सवार शख्स ही बचा। ऐसी ही तस्वीर मुरादाबाद के दूसरे इलाके से सामने आई, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए। वहीं बाढ़ की वजह से नदी पर बना पुल का हिस्सा सैलाब में बह गया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। यूपी के बिजनौर में भी आई बाढ़ से पुलिस लाइन की नई बिल्डिंग में पानी भर गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नदी के तट पर पुलिस लाइन का निर्माण किया गया, जहां जब भी बाढ़ आती है पानी भर जाता है। इसलिए लोगों ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 42 स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने ये फैसला बच्चों और अध्यापकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे दानापुर दियारा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। जहां भी नजर पड़ी वहां सिर्फ सैलाब ही नजर आया, जिसमें स्कूल आधे से ज्यादा डूबे नजर आए। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। 42 प्राइमरी और मिडिल और 7 हाई स्कूल्स हैं जो हमारे, उनको बंद करने का निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है और अगले आदेश तक वो सभी स्कूल्स बंद। दानापुर दियारा की 6 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे करीब 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात ये हो गए कि लोग गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में अभ्यर्थियों को एग्जाम से पहले सैलाब में परीक्षा देनी पड़ी, और ऐसा इसलिए क्योंकि छात्र जिस एग्जाम सेंटर में एसएससी का एग्जाम देने जा रहे थे वहां बारिश की वजह से पानी भर गया था और इससे छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी छात्र एक छोर पर फंस गए। जो वीडियो सामने आया उसमें एग्जाम सेंटर से लेकर सड़क तक पानी भरा नजर आया, जिसको पार कर एग्जाम सेंटर तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि सड़क पर पानी घुटनों तक था। एसएससी का एग्जाम देने मछली मारने आए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी पानी में घुसने की कोशिश करता तो उसके कपड़े भीग जाते। बनेगा उसके बाद। लेकिन अभ्यर्थी करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ एग्जाम की फिक्र, दूसरी तरफ सैलाब को पार करना चुनौती। पहला ट्रैक्टर फंस गया और दूसरा तेल लेके जा रहा है। हालांकि किसी तरह इस समस्या का हल निकाला गया। छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का बंदोबस्त किया गया। इसके बाद छात्रों को ट्रैक्टर ट्रॉली से एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, जिसमें जिधर भी नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कें हो या मकान, हर जगह सैलाब ने अपना कब्जा जमा लिया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का इस्तेमाल करना पड़ा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। यही वजह है कि लोग नाव का इस्तेमाल कर दूर दूर से पानी ला रहे हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से ग्राम पंचायतों के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। जानकारी के मुताबिक नगरपालिका के 12 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन लगातार लोगों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। जी न्यूज़।